हेलो माँ भारती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल की शुरुआत किस महादेश से हुई? तो इसका आंसर है यूरोप महादेश। शहर पूछा जाए तो इटली के फ्लोरेंस नगर से। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? इसका आंसर 1789 से। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यही तीनों वाक्य हमारे भारतीय संविधान में फ्रांस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की परिभाषा किसने दिया? तो इसका आंसर है अर्नेस्ट रेनन। अगला क्वेश्चन, किसके समय फ्रांसीसी क्रांति हुई? तो लुई सुलामा के समय। अगला क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, किसने कहा था? तो लुई 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? तो ये राजा बनता है 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नेपोलियन फ्रांस का काउंसलर कब बना? जो राजा से नीचे का पद होता है, तो 1799 ईस्वी। लुई 16 को फांसी कब दी गई? तो इसे देशद्रोह के आरोप में 1793 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया? तो नेपोलियन जब राजा बना था तो उसके द्वारा एक संविधान बनाया गया जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है, 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, जर्मन राइन प्रांत की स्थापना नेपोलियन ने कब किया? जब नेपोलियन राजा बना तो राष्ट्रवाद को फैलाने को लेकर जर्मनी के देशों में गया और वहीं जाकर जर्मन राइन प्रांत का स्थापना 1806 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, नेपोलियन का पतन कब होता है? तो नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ। यहीं पर 1815 में एक वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था जिसमें नेपोलियन को कैद कर सेंट हिलेना द्वीप पर भेज दिया गया और वहाँ 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 में। यहीं से ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख युग की शुरुआत हो जाती है जो 1848 तक चलती है। नेपोलियन को हराने के लिए कितने देश एक साथ हुए थे? तो ये 4 देश हुए थे जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस एक साथ होकर इसे 1815 में वाटरलू युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, मेटरनिख युग की प्रारंभ कब हुई? तो इसका 1815 में हुआ था जो 1848 तक चला था। अगला प्रश्न, फ्रांस में किस वंश का शासन था? तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो वहाँ पर जो लुई सुलामा था वह बुर्बो राजवंश का राजा था। 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो वहाँ चार्ल्स 10वां था। इसके साथ ही फ्रांस से बुर्बो राजवंश की जो शासन था वो खत्म हो गया। अगला प्रश्न, 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो जब फ्रांस में क्रांति 1848 की तो वहाँ का राजा लुई फिलिप बनाया गया था जो ऑर्लियंस वंश का राजा था। किसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम नीति को अपनाया? तो आंसर हो जाएगा लुई फिलिप। अगला प्रश्न, कि जो प्रधानमंत्री कब बना? इसे लुई फिलिप ने ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था जो 1840 में बनाया गया। कार्बोनरी सोसाइटी का संबंध किस व्यक्ति से है? तो मेजनी
आईएसएस की स्थापना 1820 में गिबर्टी नामक व्यक्ति ने किया था। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने कब किया? 1831। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने कब किया? 1834। जब अगला प्रश्न है कि इटली कितने भागों में बटा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। जब उसका एकीकरण नहीं हुआ था तो इटली 13 राज्यों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में किन किन लोगों ने सहयोग किया? तो जोसेफ मेजनी, काउंट काउर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा काउंट काउर को। अगला प्रश्न है क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया? 1853 से 1854 के बीच। इटली एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो ऑस्ट्रिया देश उसकी सबसे बाधा बना करता था। अगला प्रश्न है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, लेकिन जब वो इटली का एकीकरण किया तो अंत में वो एक साधारण व्यक्ति बन गया था। अगला है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती सेना का गठन गैरिबाल्डी ने ही किया था। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काउर ने किया था। एकीकरण में किस स्थान को छोड़ा गया? तो हम जानते हैं कि इटली में एक रोम था जहाँ पर पोप का एक जगह थी वेटिकन सिटी, वहाँ पर पोप का शासन चल रहा था, तो पोप ने एकीकरण में भाग लेने से मना कर दिया, तो उस स्थान को छोड़कर इटली का एकीकरण कर दिया गया, जो आज विश्व में सबसे छोटे देश के रूप में जाना जाता है, वेटिकन सिटी। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे जोसेफ मेजनी। अगला प्रश्न जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में बटा था? तो 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? तो जर्मनी की संसद का नाम डायट है। जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संसद थी, 1834 में इसकी स्थापना हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। यदि देश पूछा जाए तो प्रासा, क्योंकि बिस्मार्क प्रासा का ही नेतृत्व करता था। बिस्मार्क ने एकीकरण करने के लिए किस नीति का पालन किया? तो रक्त और लौह की नीति का। अगला प्रश्न है डेनमार्क युद्ध कब हुआ? तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कुछ युद्ध लड़े हैं, जैसे 3 युद्ध, जिसमें पहला डेनमार्क का युद्ध 1864 लड़ा गया जर्मनी और डेनमार्क के बीच। अगला है सेडोवा का युद्ध है, जिसको सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है, 1866 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच। अगला है सेडोन का युद्ध कब लड़ा गया? 1870 ईस्वी में जर्मनी और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 को प्रूसिया और फ्रांस के बीच संधि हुआ था। अगला है एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1829 में रूस और तुर्की के बीच। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था? यूनान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? 1830 ईस्वी। यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1832। जब यूनान स्वतंत्र बना तो वहाँ का राजा किससे बनाया गया? जिसका नाम है ऑटो, जो बावेरिया के शासक थे। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? तो ये मेटरनिक युग का अंत कर दिया। अब अगला है इटली की राजधानी, तो हम सभी जानते हैं इटली राजधानी रोम। ये प्रश्न पूछा जाता है राजधानी से 1 नंबर का। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया का वियना, यूनान का एथेंस। ये रहा चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप इसे ध्यान से देखें 1-2 बार। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी तरह चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। धन्यवाद।